कैसे हो बच्चा लोग? गुड मॉर्निंग। तो चलो हम लोग का अभी तक कॉर्पोरेट का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब पारी होता है भाई ऑडिट का। ठीक है, ऑडिट में आप लोग का एमसीक्यू ये सब जो मैट में है ये सब कम दिया हुआ है, तो इसके छोड़ और हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल कवर करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका ऑडिट रिस्क नहीं होता। अब एकदम ध्यान समझिए, क्या मेरा इनहेरेंट रिस्क होता है? यस सर, इनहेरेंट रिस्क होता है, डिटेक्शन रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क भी होता है। समझ आ गया? मतलब सर हमारा ओमिशन रिस्क है, ऑडिट रिस्क नहीं होता। समझ आएगी नहीं बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन। परमानेंट ऑडिट फाइल मतलब क्या होता है? सर एक ऐसा ऑडिट फाइल जो बार बार मेरे को यूज करना पड़ता है। जैसे अगर एमओए और एओए, जब ऑडिट करने जाओगे तो एक कंपनी का जो एमओ है सर इस साल ही नहीं सर, आगे जाके 10 साल तक वो यूज होगा, और भी ज्यादा हो सकता है। समझ आएगी नहीं आए? तो इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जो परमानेंट ऑडिट फाइल नहीं है? अ रिकॉर्ड एंड स्टडी ऑफ एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये आपका परमानेंट फाइल है। सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर्स, ये भी आपका सर परमानेंट फाइल है। कॉपीज ऑफ द मैनेजमेंट लेटर, ये आपका टेम्पररी होगा। क्यों सर? क्योंकि मैनेजमेंट का जो लेटर है सर वो हर साल नया आता है सर, यहां पास हर दिन नया आता है। तो ये परमानेंट ऑडिट फाइल नहीं होगा आप लोग का क्या होगा? तुम लोग का टेम्पररी होगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सी थर्ड, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इंक्लूड। सर अगर आपको ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, उसमें क्या क्या चीज करना है? सर कंप्लायंस प्रोसीजर भी होता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी होता है आपका। मैंने क्या बोला? कंप्लायंस प्रोसीजर भी होता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी होता है। तो सर आपका आंसर ए और बी दोनों करेक्ट है। तो सो करेक्ट आंसर इज योर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, फिर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 530 स्टैंड फॉर। बताइए बच्चा, बताओ भाई, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 530 किसके लिए है? सर 530 सर ऑडिट सैंपलिंग। समझ आया कि नहीं आया? 530 किस चीज के लिए आप लोग के लिए? ऑडिट सैंपलिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ नॉट पार्ट ऑफ अ टेम्पररी ऑडिट फाइल। सर इनमें से कौन सा चीज है जो टेम्पररी ऑडिट फाइल का पार्ट नहीं है, मतलब परमानेंट है? करस्पॉन्डिंग रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ द एनुअल रिक्वायरमेंट, सर ये तो मेरा टेम्पररी है सर। ऑडिट प्रोग्राम भी सर मेरा टेम्पररी है। एक्सट्रैक्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, सर ये भी मेरा टेम्पररी है। लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, सर लीगल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जैसे कि एमओए और एओए, ये हमारा परमानेंट होता है सर, तो हमारा टेम्पररी ऑडिट फाइल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी। फिर आता है सर एसे 230। एसे 230 क्या होता है सर? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है। ओके बेटा, इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल। चलो बताओ बेटा, ये पूछना चाह रहा है कि इंटरनल ऑडिट सर बाकी सर लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है, प्राइवेट वालों को भी कराना पड़ता है, अनलिस्टेड वालों को भी कराना पड़ता है। अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए ताकि वो लोग इंटरनल ऑडिट करा सके? वो बेटा आपका होता है 50 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। 50 करोड़ है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी आता है वो। ओके, चेकलिस्ट कंटेन द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय। अगर आप चेकलिस्ट बना रहे हो तो इंस्ट्रक्शन किन के लिए होता है? क्या एम्प्लॉयर के लिए होता है? आंसर इज नो। सर एम्प्लॉय के लिए होता है? नो। बैंकर के लिए होता है क्या जब इंस्ट्रक्शन देते हो? आंसर इज नो। सर हम जो चेकलिस्ट बनाते हैं वो ऑडिट स्टाफ के लिए होता है, जो ऑडिट करने सबऑर्डिनेट जा रहते हैं उनके लिए रहता है। तो ऑडिट स्टाफ इंगेज बाय द ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट बेटा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे 210, सर 210 स्टैंड फॉर ऑडिट प्लानिंग नहीं सर, वर्किंग पेपर भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं, फिर क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देखो बेटा अच्छे ध्यान समझना कि आपको जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है सर, मेरा एडीटी फॉर्म है, सीआरए फॉर्म है, सबको याद करना है बेटा आप लोग को। एमसीक्यू में 2 मिनिमम तो आएगा ही आएगा, समझो फॉर्म का नाम तुम लोग एमसीक्यू में एग्जाम में। ठीक है, चलो। टेस्ट चेकिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ। सर जो टेस्ट चेकिंग होता है क्या चीज करना पड़ता है उसमें? मैथमेटिकल थ्योरी होता है? सर नो। सर सैंपलिंग हो सकता है, हमने सैंपलिंग पढ़ा है। ज्योमेट्री नहीं होता, स्टेक होल्डर थ्योरी भी नहीं होता, ऐसा कुछ नाम का चीज ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सैंपलिंग थ्योरी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, फिर आता है स्टेट ट्रू और फॉल्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी एंड एक्सटर्नल ऑडिट। देखो भैया, आपके बुक के हिसाब से स्टैट्यूटरी और एक्सटर्नल ऑडिट बीच में डिफरेंस होता है। सर जो एक्सटर्नल ऑडिट में बहुत प्रकार के आपके ऑडिट होते हैं, जैसे कि सर क्या हो गया, मेरा मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, बाहर से भी हो सकता है सर वो। सर मेरा कॉस्ट ऑडिट भी होगा, एक्सटर्नल हो सकता है। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट तुम्हारा कंपनी ऑडिट होता है, ठीक है? जैसे इनकम टैक्स ऑडिट भी तुम्हारा एक्सटर्नल ऑडिट हो सकता है। तो भाई स्टेटमेंट फॉल्स है, हमारा डिफरेंस होता है। एन इन्वेस्टिगेशन इज डन विद द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंट ऑडिटिंग प्रोसीजर। सर
इन्वेस्टिगेशन नहीं होता सर, ऑडिट होता है ऑडिट प्रोसीजर के हिसाब से। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। The primary objective of the audit is to detecting fraud and error in the books of accounts and financial record of the client business। चलो बेटा एक बात बताओ, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है क्या आपके ऑडिट का कि आप डिटेक्ट कर सको फ्रॉड और एरर को? नहीं सर, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है। समझ आया बेटा? तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू और फेयर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग। क्या मेरा सिर्फ ट्रू और फेयर व्यू ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है? नो सर, ऑडिट का मेरा मतलब मेन ये होता है कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फैक्ट्स ऑफ फिगर को लेके। तो ट्रू और फेयर व्यू मेरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। An audit engagement is the initial stage of an audit during which the auditor notifies the client that he has accepted the audit work। ये बोलना चाह रहा है कि ऑडिट इंगेजमेंट इनिशियल स्टेज में होता है क्या, जहां पास ऑडिटर नोटिफाई करता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपके वर्क को। सर यस सर, ऑडिट इंगेजमेंट ही तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। सो प्रोडक्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑडिट प्रोग्राम इज डिटेल प्लान ऑफ ऑडिट। एक बात बताओ बेटा, क्या जो मेरा ऑडिट प्रोग्राम है वो डिटेल प्लान ऑफ ऑडिटिंग है? सर आंसर इज यस सर, हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है वो डिटेल प्लान होता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर ट्रू। एन ऑडिट नोटबुक इज अ बाउंड बुक इन विच अ लार्ज वैरायटी ऑफ मैटर्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आर रिकॉर्डेड। मतलब सर ऑडिट नोटबुक मतलब ऐसा होता है क्या, एक जो बाउंड बुक है मतलब बहुत सारे चीजों का बाउंड करके, जहां पास बहुत सारे वेराइटीज के मैटर को आप रिकॉर्ड करते हो जो कोर्स ऑफ ऑडिट में आप पाए जाते हैं। ठीक है, आपको जो मिलता है। सो सर प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर ट्रू। इंटरनल ऑडिट इज अ फंक्शन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑथराइजेशन एंड रिकॉर्डिंग। बताओ भैया, इंटरनल ऑडिट इज अ फंक्शन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑथराइजेशन एंड रिकॉर्डिंग? ना ना ना, इंटरनल ऑडिट भाई इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर फोकस करता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी इट्स कॉस्ट ऑडिटर। देखो, कैन नॉट बी इट्स कॉस्ट ऑडिटर, यहाँ पर आप क्या हिंट कर रहा है कि एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? यस भाई, इंप्लॉय भी आपका इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। Risk-based internal auditing is a methodology that links internal auditing to an organizational overall risk management framework। सर नॉर्मल इंटरनल ऑडिट में हम रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को नहीं देखते, लेकिन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में हम रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को देखते हैं। सो योर प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। 11, auditing in depth refers to procedure where a few selected transactions are meticulously examined from their beginning to their conclusion। क्या बोलना चाह रहा है बेटा कि ऑडिट इन डेप्थ मतलब ऐसा होता है क्या, ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम फ्यू ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसी को एग्जामिन करेंगे शुरू से लेके कंक्लूजन तक। क्या उसको ऑडिट इन डेप्थ बोलते हैं? हाँ सर, उसी को ऑडिटिंग इन डेप्थ बोलते हैं। बेटा तो सैंपलिंग कोई नहीं बोलेगा। सैंपलिंग में ऐसा होता है कि हम रैंडमली चूज करते हैं, फिर उसको जरूरी नहीं कि हम डेप्थ में चेक करें। ऑडिटिंग डेप्थ क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन को उठाओ, उसको शुरू से लेके आखिरी तक चेक करो, ये होता है ऑडिटिंग इन डेप्थ। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर ट्रू। सर एनालिटिकल प्रोसेस इंक्लूड करता है ट्रेंड एनालिसिस। आंसर इज यस भाई, तुम्हारा जो एनालिटिकल प्रोसीजर है ट्रेंड एनालिसिस भी आपका कंटेंट करता है। ओके, सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, अब आता है आप लोग का सर फिल इन द ब्लैंक्स। ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जरा बताओ बेटा, ऑडिट सर कौन सा लैटिन वर्ड से आया था? सर कुछ तो याद आ रहा है सर, ऑडियर होता है क्या? यस, ऑडियर आपका एक वर्ड होता है सर, उसके लैटिन वर्ड में आया हुआ है। ऑडिट प्रोग्राम एक्ट एज अ ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। एक बात बताओ, जो ऑडिट प्रोग्राम है क्या रूप में आपके एक्ट करता है ऑडिट प्रोसीजर के लिए? सर ऑडिट प्रोग्राम है ना, वो मेरे लिए चेकलिस्ट बनता है। क्या बनता है बेटा? वो हमारे लिए चेकलिस्ट के रूप में परफॉर्म करता है। ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस डिपेंड ऑन इट्स सोर्स। सर जो रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस है सर, उसके सोर्स में डिपेंड करता है। कौन कौन से सोर्स होता है? दो प्रकार के सोर्स होते हैं सर, एक होता है मेरा एक्सटर्नल और एक होता है मेरा इंटरनल। गॉट इट बेटा? ठीक। एन ऑडिट रिपोर्ट इज द पार्ट प्रोडक्ट ऑफ एवरी ऑडिट। सर जो ऑडिट रिपोर्ट होता है क्या प्रोडक्ट है हर ऑडिट का? मेरे को एक चीज समझ आ रहा है कि सर जो ऑडिट रिपोर्ट है सर लास्ट में बनता है, तो ये सर पहले का तो नहीं होगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि सर ऑडिट रिपोर्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट है हर ऑडिट का। ओके बेटा, चलो आगे पढ़ते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिकॉर्ड ऑफ एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट इंगेजमेंट। सर जो ऑडिट वर्किंग पेपर है सर, वो मेरे लिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का काम करता है। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा
प्लानिंग, गॉट इट बेटा। इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, सर इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है। ये सब आपके बुक में स्टडी मेट में अलग से लाइन दिया हुआ है अगर आप पढ़ते हैं तो। कट ऑफ प्रोसीजर आर जनरली अप्लाई टू, सर जो कट ऑफ प्रोसीजर रहता है, सर हम इतने दिन से इतने दिन तक करेंगे, ये जनरली आपके ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन में ज्यादा सूट करता है ये। ओके, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड बाय, बताओ भैया इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सर मैनेजमेंट अपॉइंट करती है, मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। आप बीओडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट आपके मेट में आंसर डायरेक्टर दिया है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टर आपको बेस्ट सूट बोलूंगा आंसर। आप मैनेजमेंट भी लिखेंगे तो भी इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्लस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है फॉर्मूला? सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इक्वल टू आईएफसी एफआर प्लस एंटी फ्रॉड कंट्रोल प्लस ऑपरेशनल कंट्रोल होता है। ओके, आपका ऑपरेशनल कंट्रोल यहां पास आता है। द रिस्क एसोसिएटेड विद सैंपलिंग कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सर एक सैंपलिंग होता है, सर जाहिर सी बात है, एक सैंपलिंग है तो एक नॉन सैंपलिंग होगा। ओके बेटा, यहां तक समझ आ गया? चलो आगे नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। फिर आपका आता है प्रोविजन। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट, ये आपका मेजर पोर्शन कवर करता है भाई। 30 नंबर का वेटेज है भाई, तो 25-35 नंबर कुछ भी ऐसा हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, पहले बता रहा हूं। लेकिन बेटा 30 तो आप मान के चलो कि 30 तो आना ही आना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। 7-7 नंबर का आपको भी स्लॉट चल रहा है सर, 7 का एक क्वेश्चन होता है तो मैं 4 क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन 14 का, फिर एक क्वेश्चन 14 का बाहर, फिर एमसीक्यू में भी आ गया, तो 30 प्लस तो जाएगा ही जाएगा ये, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एनी कैजुअल वैकेंसी इन अ गवर्नमेंट कंपनी इज फाइल्ड बाय द सीएजी ऑफ इंडिया विद इन। मतलब अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आता है तो उसको गवर्नमेंट कंपनी कितने दिन में फाइल करेगा? सर गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी कितने दिन में फाइल करेगा? ओके, तो होता है 30 दिन। ओके, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एज पर द कारो। सर कारो के हिसाब से इसमें से कौन सा चीज है जो ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट नहीं होता? सर इन्वेंटरी होता है सर, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट सर ये भी होता है, लेकिन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय हमने अभी तक नहीं सुना है सर, और रीपेमेंट ऑफ लोन होता है। तो करेक्ट आंसर इज योर सी। सर कारो के ऑडिट, कारो के हिसाब से अगर ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो आपको इन्वेंट्री भी मिलेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी मिलेगा, रीपेमेंट ऑफ लोन भी मिलेगा, लेकिन आपको रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज आपको नहीं मिलेगा। ओके, no audit firm shall be appointed or reappointment as auditor for more than 2 terms of what consecutive years। ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपका जो ऑडिट फर्म है मैक्सिमम अपॉइंट और रीअपॉइंटमेंट 2 टर्म्स के लिए कितने साल के लिए हो सकता है? कंसेक्यूटिव मतलब लगातार साल, 5 इयर्स के लिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको 1 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिया जाता है 5 साल का, और यहां पास 5 कंसेक्यूटिव किसको दिया जाता है? ऑडिट फर्म को दिया जाता है। समझ आया बेटा? ठीक। Each qualified chartered accountant not in full time employment can be the auditor at most। मतलब सर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, मतलब सर जॉब नहीं कर रहा है प्रैक्टिस में, तो उसको कितना लिमिट दिया जाएगा मैक्सिमम? याद करो बेटा, सर मैक्सिमम लिमिट हमारी 20 थी। ओके बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेंट इन द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में से क्या क्या चीज नहीं होता? सिग्नेचर, सर सिग्नेचर के बिना ऑडिट रिपोर्ट कैसे होगा? सर डेट भी जरूरी है सर, ऑडिटर का एड्रेस भी जरूरी है, लेकिन अटैचमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस सर ये कंटेंट नहीं होता ऑडिट रिपोर्ट का। ये आपका एनेक्सर ग्रुप में जरूर जा सकता है, लेकिन आपके जो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स और रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से अटैचमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस आपका पार्ट नहीं होगा। ठीक, एन ऑडिटर सेल सबमिट अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। सर जो ऑडिटर है वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट सबमिट करेगा। अनमॉडिफाइड से मतलब सब मॉडिफाई नहीं किया, जब उसको लगता है कि सब चीज ठीक है। तो देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिबिट्स ट्रू एंड फेयर व्यू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, पार्शली करेक्ट है, नो इनकम्प्लीट है, नो अनअवेलेबल है तो नो। सर उस टाइम उसमें हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे या तो डिस्क्लेमर देंगे। जब तक ट्रू एंड फेयर व्यू पूरा नहीं लगता भाई तब तक आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं दे सकते, सो क्लीन रिपोर्ट भी बोला जाता है। ओके ठीक। कॉस्ट ऑडिटर इज कवर्ड अंडर, सर सीधी सी बात है सर, कॉस्ट ऑडिटर सेक्शन 148 में दिया हुआ है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सेक्रेटल ऑडिट सर हमारा 204 में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, एन ऑडिट कमेटी शुड हैव अ मिनिमम ऑफ, सर जो ऑडिट कमेटी है उसका मिनिमम कितने मिनिमम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर? सर 3 होने चाहिए सर मिनिमम। उसमें मेजोरिटी कौन होने चाहिए हमारे? उसमें मेजोरिटी हम लोग की सर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अ कॉस्ट ऑडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट अलॉन्ग विद रिजर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन फॉर्म नंबर। सर जो कॉस्ट ऑडिटर है सर अपना रिपोर्ट और रिजर्वेशन कौन से फॉर्म में सबमिट करता है? तो आपका होता है CRA3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके बेटा ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रू एंड फॉल्स,
एंड ऑडिट रिपोर्ट शुड हैव अ प्रॉपर टाइटल। क्या ऑडिट रिपोर्ट में सर प्रॉपर टाइटल होना चाहिए? सर आंसर इज याद करो बेटा, मैंने एग्जांपल दिखाया था। इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है तो इंडिपेंडेंट लिखाता है सर, इंटरनल है तो इंटरनल लिखाता है सर, कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिट लिखाता है ऊपर में अलग से। समझ आया बेटा? तो सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर ट्रू। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटरी कंपनी ऑडिटर इज गवर्न बाय द सेक्शन 139। हाँ सर, कंपनी ऑडिटर स्टेटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 में दिया हुआ है, वो भी कंपनी एक्ट 2013। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। Application for removal of a company auditor before the expiry of its term is to be made to the central government in form number 81। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रिमूवल करने वाले हो आप लोग कंपनी ऑडिटर को टाइम से पहले, उसके एक्सपायरी से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को 81 में दोगे? नहीं सर, हम 82 में देते हैं रिमूवल का। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। फिर आपका आता है बेटा ऐसे 705 डील्स विद द मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। सर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना आपके ओपिनियन में तो क्या कौन से स्टैंडर्ड ऑडिटिंग गवर्न करने का होता है? सर 705। आंसर इज करेक्ट। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर ट्रू। फिर आता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज टू विच द फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर शैल बी लिमिट टू 10 कंपनीज। गलत सर, 20 कंपनी लिमिट है, वो भी पर पार्टनर का 20 है, और टोटल लिमिट आपका पार्टनरशिप फर्म में उसके पार्टनर्स के हिसाब से इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। एन ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस टू द अथॉरिटी अपॉइंटिंग द ऑडिटर। क्या आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको दिया जाता है जो आपको अपॉइंट किया? आंसर इज यस सर, ऑडिट रिपोर्ट आप उसको ही क्या करोगे? एड्रेस करो। जैसे स्टार्टिंग में सर टू दिस कंपनी, ऑडिटर इस तरीके से एड्रेस करता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर ट्रू। The auditor gives a clean report when he does not have any significant reservation in respect of matters contained in financial statement। ऑडिटर है वो क्लीन रिपोर्ट तब देगा जब उसके पास कोई भी सिग्निफिकेंट रिजर्वेशन नहीं है, मतलब कोई डिस्क्लेमर नहीं है ना तो क्वालिफिकेशन है, तो क्या तभी वो क्लीन रिपोर्ट देगा? आंसर इज यस। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा रिपोर्ट को। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। A disclaimer of opinion is issued by the auditor when he cannot form an overall opinion about the matters contained in the financial statement। अगर वो अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहा है ओवरऑल तो का डिस्क्लेमर देता है? आंसर इज नो सर। इस टाइप में उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और क्वालिफिकेशन में आपको चीजें लिखनी पड़ेगी, डिस्क्लेमर ओपिनियन यहाँ पास नहीं देगा। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। The branch auditor shall prepare report on accounts of branch and examined by him, send it to audit committee। रॉन्ग है यहाँ पास बेटा, एकदम ध्यान समझना। जो ब्रांच ऑडिटर है अकाउंट्स का प्रिपेयर करेगा रिपोर्ट को और इसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सबमिट करेगा भैया, उसको भेजेगा ताकि वो ऑडिट को आगे प्रोसीड कर सके। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर इज फाइल्ड बाय द बीओडी। हाँ भाई, जो कैजुअल वैकेंसी कॉस्ट ऑडिटर का आता है उसको बीओडी फाइल करेगा। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक। ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट द वर्क डन बाय द। सर ऑडिट रिपोर्ट जो क्या चीज किसके द्वारा काम हो जाता है? सर जाहिर सी बात है सर, उसको ऑडिटर काम किया रहता है। कौन किया रहता है बेटा? ऑडिटर। तो ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द वर्क डन बाय द ऑडिटर। द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी साइन इन द पर्सनल नेम ऑफ। सर ऑडिट रिपोर्ट किसके पर्सनल नेम में साइन हो? जाहिर सी बात है सर, ऑडिटर के ही नाम पे साइन होगा, कोई और थोड़ी साइन कर पाएगा इसको। ओके। For any default on the part of the company to deposit to unpaid dividend account with stipulated time, the company needs to pay interest। अगर बेटा अगर कंपनी ने अनपेड डिविडेंड में डिपॉजिट नहीं कर पाया सही समय पे तो उसको 12% पर एनम के रेट से ब्याज देना पड़ेगा। ओके बेटा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी ऑडिट कंडक्टेड बाय। बताओ बेटा सेक्रेटरी ऑडिट कौन करता है? सर स्टैट्यूटरी ऑडिट सर चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, सेक्शन 139 में बोला है। सर 148 में बोला है कॉस्ट ऑडिटर सर एक कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, तो सेक्रेटरी ऑडिटर बचता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी आपका सेक्रेटरी ऑडिट करेगा। ओके। कॉस्ट रिकॉर्ड आर टू मेंटेन एज पर द फॉर्म। आप बताइए बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड कौन से फॉर्म में मेंटेन होगा? वो आपका होता है CRA 1। ठीक है बेटा। रीअपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी इज गाइडेड बाय। अगर आपको रीअपॉइंटमेंट करना है तो सेक्शन 139। देखो आप सेक्शन 139 लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सब सेक्शन में जाओगे ज्यादा अच्छा है भाई, सेक्शन 139 का 9। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट में आते हैं। फिर आपका आता है लास्ट चैप्टर। अब बेटा मैं एक बात बताता हूं, जो ये चैप्टर है इससे एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। 10 नंबर का है तो बेटा ये मान लो 7 नंबर का आएगा ही आएगा, तो MCQ में भी आपको देखना पड़ सकता है इसको। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया। एक बात बताओ बेटा, अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम में इसमें कौन सा पार्ट नहीं है आप लोग का? ठीक है, तो एकदम थोड़ा ध्यान समझना। सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लेवल में होता है, सर सिटी का पंचायत भी होता है, म्युनिसिपैलिटी होता है, लेकिन बेटा जो म्युनिसिपल सोसाइटी ऐसा नाम का कुछ भी आपका गवर्नेंस नहीं है।
समझ आया कि नहीं आया? मतलब बोलने का मतलब यह है कि सर अर्बन सेल्फ गवर्नेंस है, गवर्नमेंट की ऑडिट की बात कर रहा है तो उसमें अर्बन और रूरल की अगर बात करो तो एक आता है अर्बन। अर्बन में सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, आपने नाम सुना होगा, टाउन का पंचायत होता है, म्युनिसिपैलिटी भी होती है, लेकिन म्युनिसिपल सोसाइटी आपका नहीं होता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ रूरल सेल्फ गवर्नेंस? रूरल सेल्फ गवर्नेंस में सर ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग का नहीं आता? ग्राम पंचायत आता है सर, सर ग्राम पंचायत आता है, ग्राम परिषद आपका नहीं आता बेटा, हमारे पास जिला परिषद आता है। तो आपका ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आती है और जिला परिषद आता है, तो यहाँ पास लिखा नॉट है, तो आपका ग्राम परिषद आपका करेक्ट आंसर होगा। द अमेंडमेंट दैट गिव द लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आर? ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ है जो आपको बताता है कि सेल्फ गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दिया? वो आपका होता है 73 एंड 74। ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ बोनस टू इट्स मेंबर? मतलब सर कितना परसेंट हमको प्रॉफिट से सर रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा? वो आपका होता है बेटा 25% कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब आते हैं बेटा ट्रू एंड फॉल्स में। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेगुलेशन इन केस ऑफ बैंक। यस सर, ये स्टेटमेंट ट्रू है हम लोग का, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक के लिए ही मेन बना हुआ है। ओके, द एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया आर मोस्टली स्ट्रक्चर पब्लिक ट्रस्ट। ध्यान देना बेटा, जितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आप लोग का स्कूल हो गया, वो पब्लिक ट्रस्ट से ही चलता है मोस्टली। मैं 100% नहीं बोल सकता, मोस्टली स्ट्रक्चर पब्लिक ट्रस्ट से ही होता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। द रूरल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया इज स्ट्रक्चर इन 4 लेयर। सर 3 स्ट्रक्चर में होता है, 3 लेयर में होता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायरमेंट हैव बीन कवर्ड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1920। हाँ भाई, स्टैट्यूटरी ऑडिट इनको कराना पड़ता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर ट्रू। कंपनी ऑर्डर 2020 मतलब कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी। यस सर, कारो 2020 बैंकिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फिर आता है ऑडिट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब सर ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स करते हैं सर, बीओडी करता है? नो सर, यहाँ पास रजिस्ट्रार आपको अपॉइंट करेगा इन केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके सर, सेक्शन of banking regulation act 1949 deals with the form and the content financial statement of a banking company। मतलब कौन सा सेक्शन है सर जो कंटेंट और कंटेंट करता है और डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? होता है बेटा आपका सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक द रेम्युनरेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय। अगर आपका नेशनलाइज्ड बैंक है तो ऑडिटर को कितना सैलरी मिलेगा ये डिटरमाइन करेंगे आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेन अथॉरिटी होती है बैंक की, नेशनलाइज बैंक के केस में। द ऑडिटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इज टू बी अपॉइंटेड बाय। सर जो ऑडिटर है बैंकिंग कंपनी का सर, वो या तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे या तो शेयर होल्डर ही बोल लो। कौन अपॉइंट करेगा बेटा उसको? शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो सर ऑडिट का यहाँ पास पहला पोर्शन बेटा हम लोग का कंप्लीट होता है। मैं आपको अच्छे से बेटा बता रहा हूँ कि 30 नंबर का एमसीक्यू आने वाला है, तो ये सब लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करो, अभी से देखना चालू करो। मैं मानता हूँ कि एग्जाम में आपका थोड़ा महीना भर बाकी है, लेकिन फिर भी बेटा जब खाना खा रहे हो तब देख लो, वॉक करो तब देख लो, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो अभी।